हरिओम फ्रेंड्स। आज की चर्चा में हम हमारा सब्जेक्ट है थॉट, एक्शन एंड बीइंग। ये तीन शब्द हैं। थॉट मीन्स थिंकिंग, क्रियाएं हैं थिंकिंग। दूसरा है एक्शन, डूइंग। और तीसरा है बीइंग। तो इनके विषय में हमने कई बार चर्चा की है। आज हम एक सीकर हुए हैं, आर्थर ऑसबॉर्न। वो ब्रिटिश नेशनल थे। इंडिया आए, बैंकॉक गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए। उनके अंदर बहुत सीखिंग थी। रमन आश्रम में आए, रमन महर्षि के पास रहे। उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी और एक मैगजीन रमन आश्रम से निकलती है, उसका नाम है माउंटेन पाथ। उसके बहुत लंबे समय तक वो एडिटर भी रहे। और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर्स, दे कंटिन्यू टू लिव इन रमन आश्रम। जब उनको बैंकॉक दोबारा जाना पड़ा वार के टाइम पे, और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो प्रिजन वगैरह में भी रहे। ही वॉज टोटली शैटर्ड, बट व्हेन ही केम बैक अगेन, महर्षि के मिलने के बाद उनके अंदर फिर से रिजुविनेशन हो गया। तो वो महर्षि के विषय में कुछ लिख रहे हैं, दैट आई एम रीडिंग। भगवान वॉज ए जीवन मुक्ता। भगवान जो थे वो जीवन मुक्त थे। इमेंसिपेटेड वाइल यट इन द फिजिकल बॉडी। इमेंसिपेटेड जो पूरी तरह से मुक्त हो गया है, लेकिन तभी भी शारीरिक रूप में है, फिजिकल फॉर्म में है। ही वॉज इंडीड द यूनिवर्सल डिवाइन गुरु। वो कहते हैं वो यूनिवर्सल डिवाइन गुरु की तरह थे। वन हु हैज अटेन्ड द सुप्रीम स्टेट इज अबव ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। जिसने सुप्रीम स्टेट को पा लिया, जिसने ब्रह्मन को प्राप्त कर लिया, वो जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों के फॉर्म से ऊपर आ जाता है। दे आर दी पाथ्स लीडिंग अप टू द पीक, बट ही इज द पीक इटसेल्फ। सारे धर्म क्या है? वो पीक पर ले जाने के मार्ग बताते हैं, लेकिन भगवान महर्षि स्वयं में ही पीक थे। ही केम टू आंसर द नीड ऑफ अवर एज। हमारी जो अभी एज है, एज माने हमारा जो काल चल रहा है, उस काल की आवश्यकता के अनुसार वो हमको, जिज्ञासुओं को बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित हुए। प्रोक्लेमिंग ए पाथ विच with his grace and support can be followed by aspirants of any religion, and indeed whether they observed any formal religion or not। उन्होंने क्या रास्ता बताया जो कि किसी भी जिज्ञासु के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का रहने वाला हो, उस पर लागू हो सकता है, वो उसको एडॉप्ट कर सकता है। और चाहे तो साथ में जो कुछ वो अपना फॉलो कर रहा है, अपनी जो क्रियाएं, अपनी जो साधना की पद्धति वो से चल रहा है, वो भी चलाता रहे, उससे भी कोई फर्क नहीं है। इस तरह का गाइडेंस उन्होंने दिया। भगवान्स इनिशिएशन वाज नॉट गिवन फ्रीली एंड ओपनली। भगवान किसी को इनिशिएट ऐसे नहीं करते थे जैसे और गुरु करते हैं कि आपको जो है बैठाएंगे, आपको कोई मंत्र देंगे, आपको कोई प्रक्रिया बताएंगे। इस तरह से फ्री और ओपनली महर्षि किसी को इनिशिएट नहीं करते थे। इट वॉज कंसील्ड। महर्षि का जो तरीका था इनिशिएट करने का, दीक्षित करने का, वो बहुत ही कंसील्ड था, वो हिडन था, वो गोपनीय था। Had it been open, the constant stream of visitors from India and abroad would have demanded it, putting Bhagwan under the necessity of accepting one and rejecting another। कहते हैं यदि उन्होंने कोई ओपन सिस्टम बना लिया होता इनिशिएशन का, तो उनके आश्रम के सामने बहुत सी कतारें लग गई होती, और वो किसको एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट करें, ये उनके लिए दुविधा होती।
क्योंकि कोई भी मास्टर, कोई भी गुरु, वो किसी को इनिशिएट करता है तो उसकी पात्रता को देखकर करता है। इसलिए फॉर ऑर्डिनरीली मैनी सीक इनिशिएशन विदाउट प्लेजिंग themselves to the quest merely as a sort of spiritual tonic। बहुत सारे हम लोगों की आदत क्या है, आध्यात्मिक टॉनिक की तरह, आध्यात्मिक सिरप की तरह हम जो है इनिशिएशन लेना चाहते हैं, और जबकि हमारे अंदर उस स्तर की जिज्ञासा का भाव नहीं होता जो कि हमें पात्र बनाती है इनिशिएशन का। इफ आस्क्ड, भगवान वुड नेवर डिनाई दैट ही गेव इनिशिएशन। जब भगवान से कोई प्रश्न करता आप इनिशिएट करते हैं, तो उन्होंने कभी ना नहीं किया कि इस बात को उन्होंने डिनाई नहीं किया कि वो इनिशिएशन नहीं करते, लेकिन वो इनिशिएशन सीक्रेट वे में करते थे। बट ही वुड ऑल्सो नॉट ओपनली एफर्म इट। लेकिन वो खुले में इस बात को कहते भी नहीं थे, नहीं तो क्या होगा, ऑल दी डिवोटीज दे विल कम, दे विल आस्क हिम, भगवान प्लीज इनिशिएट मी। तो उनका तरीका जो था वो बड़ा सीक्रेटिव था, बड़ा हिडन था। कहते हैं कि आगे वो लिख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि कोई डिवोटी, कोई सीकर 15 दिन तक बैठा उनके हॉल में, और उन्होंने एक बार भी उसको देखा भी नहीं, उसकी तरफ एक स्माइल भी नहीं दी। और कभी कोई व्यक्ति यकायक आया, उसको उन्होंने देखा, क्योंकि उनके देखने मात्र से ही इनिशिएशन होता था। तो ऐसा नहीं था कि वो जो भी लोग आते थे सबको इनिशिएट करते थे। He used to discriminate depending upon the seeking, degree of seeking in that seekers। अब आगे यहाँ पर वो लिख रहे हैं इस बात को जो हम आज चर्चा करेंगे। मैन हैज 3 फंक्शंस। किसी व्यक्ति के 3 क्रियाएं होती हैं। पहली है थॉट, थिंकिंग, विचार करना। दूसरी है एक्शन, कर्म करना, फिजिकल एक्शन करना। और तीसरा है बीइंग, होनापन मात्र, जिसकी हम चर्चा करते हैं, आई एमनेस। ये 3 है। थिंकिंग मीन्स थॉट मेकिंग, सेकेंड है एक्शन, डूइंग, और थर्ड है बीइंग, होनापन मात्र। कहते हैं बीइंग अंडरलाइज द अदर 2। जो बीइंग है, होनापन, वो थॉट और एक्शन के नीचे है, उसका प्लेटफॉर्म है, एंड इज द नेसेसरी सबस्ट्रेटम फॉर देम। जो बीइंग है वो अधिष्ठान है, होनापन जरूरी है। जब आप होते हैं तभी आप सोच भी सकते हैं, तभी आप कर भी सकते हैं। तो थॉट एंड एक्शंस आर कवरिंग्स, and inside or beneath thought and action there is being, honapan, and yet is almost completely overshadowed by them। लेकिन being जो है पूरी तरीके से thought और action से cover हो जाता है, overshadow हो जाता है। The simile भगवान made use of was of a cinema screen। भगवान क्या कहते थे, जैसे सिनेमा स्क्रीन है, on which फिल्म इज शोन। एक सिनेमा स्क्रीन है, कल भी हमने बात की थी, उस पे फिल्म दिखाई देती है। द स्पेक्टेटर्स बिकम अवेयर ऑफ द पिक्चर्स। जो फिल्म के दर्शक हैं वो पिक्चर के प्रति जागरूक होते हैं, पिक्चर को देखते हैं। विच आर ओनली शेडोज ऑन द स्क्रीन। वो स्क्रीन पे मात्र शेडो होती हैं पिक्चर्स। आपने देखा है पिक्चर कैसे प्रोजेक्टर से शेडो ही तो होती हैं स्क्रीन पर। विच एंड द स्क्रीन इज अनअफेक्टेड बाय दैम। स्क्रीन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है उन शेडो का। ए फायर इन द पिक्चर डज नॉट बर्न द स्क्रीन। यदि स्क्रीन पर कोई पिक्चर आ जाए फायर की तो उससे स्क्रीन नहीं जलता। नोर ए फ्लड मेक्स इट वेट। और यदि वहां पे बाढ़ आ जाए, पानी की बाढ़ आ जाए स्क्रीन पर पिक्चर के रूप में, तो उससे स्क्रीन गीला नहीं होता। समटाइम्स ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ द एक्टर ऑन ए स्टेज
playing a certain part, although knowing that he is not really that person. कभी कभी भगवान ये भी कहते थे कि आप अपने को एक्टर की तरह देखें और ये जाने कि मैं केवल इस जीवन में, इस वर्ल्ड में केवल एक एक्टर की तरह हूं। वास्तव में तो मैं आत्मा हूं, वास्तव में मैं तो चेतना हूं। समटाइम्स ऑफ ए बैंक कैशियर, और कभी एग्जाम्पल देते थे एक बैंक में जो रोकड़िया होता है, कैशियर होता है, हु पेज आउट थाउजेंड्स कूलली एंड एफिशिएंटली, जो कितना भी पैसा बांटता रहता है बैंक का, नोइंग दैट इट इज नॉट हिज मनी दैट ही इज पेइंग। वो क्या जानता है, ये पैसा मेरा नहीं है। यदि आपका अपना पैसा हो तो आप इतने खुले ढंग से बांटेंगे? ये कोई कागज लाता है, चेक फाड़ता है, आप उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन वो बिल्कुल निडरता से, लार्ज हार्टेड तरीके से कितना भी पैसा हो उसको बांटता रहता है। कहते हैं ऐसा ही आपका भी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए लाइफ में कि यू आर सिंपली एन एक्टर एंड यू आर डूइंग और यू आर थिंकिंग, दैट इज ओनली ए काइंड ऑफ शैडो, दैट इज नॉट रियलिटी। एंड रियलिटी क्या है? बीइंग, होनापन मात्र। तो इसको, थॉट को, एक्शन को और बीइंग को, इसको हमको समझना होगा। कल भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि देयर इज ए स्क्रीन, कॉन्शियसनेस और बीइंग, दैट वी आर। ये हमारा स्वरूप है, असली स्वरूप, रियलिटी, विच इज एवर प्रेजेंट। और इस पे स्क्रीन पे शैडो किसकी है? थॉट्स की है। अवर थॉट्स, उनकी वजह से उस पर पिक्चर आ जाती है उस स्क्रीन पे। और थॉट्स से आगे जो मूवमेंट होता है वो एक्शंस का होता है। यू थिंक समथिंग एंड देन यू डू समथिंग। तो माई थिंकिंग, माई डिजायर्स, माई एक्शंस, दे ओवरशैडो माई रियल स्वरूपा। मेरे रियल स्वरूप को कवर कर लेते हैं मेरे थॉट और मेरे एक्शंस। सो पिक्चर्स क्या है? जो स्क्रीन को, जो रियलिटी को कवर कर रही है, वो पिक्चर हमारे विचार यानी कि मन, और हमारे एक्शंस भी मन के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो माइंड इज बेसिकली अ कवरिंग ओवर आवर ट्रू नेचर, ओवर आवर रियलिटी। और माइंड क्या है? माइंड का दूसरा नाम है आई थॉट, मैं विचार। और मैं विचार का को आप ईगो भी कह सकते हैं। सो द ओनली वे टू बी एट योर सेल्फ, दैट इज टू बी अवेयर ऑफ योर ट्रू नेचर, जो कि स्क्रीन है, सबस्ट्रेटम है। आपको थॉट्स और एक्शंस का जो मदर या फादर है माइंड, उस माइंड को एलिमिनेट करना है, मनोनाश करना है, सेल्फ इंक्वायरी के जरिए। उसके बाद ये बैंकॉक चले गए, आर्थर ऑसबॉर्न। और फिर जब 1950 में महर्षि रमन ने अपना शरीर छोड़ा, तब भी ये वहां पे थे, रमन आश्रम में। उसके बाद ये कोलकाता चले गए, आर्थर ऑसबॉर्न, और 1952 में, और ये राइटिंग करते रहे। ही हैज रिटन नंबर ऑफ बुक्स ऑन रमन महर्षि एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक राइटर फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड ऑन रमन महर्षि। बहुत कलेक्शंस हैं इनके। तो इनको 1956 में रियलाइजेशन हुआ, और उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। उसको भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट ही सेज, कैसा उनको लगा 1956 में। जबकि भगवान जो है, भगवान के ये पास रहे रमन महर्षि के, लेकिन रमन महर्षि तो 1950 में उनका शरीर शांत हो गया। कहते हैं 1 जून मॉर्निंग इन 1956 द फर्स्ट अवेकनिंग टू रियलिटी अकर्ड। आर्थर ऑसबॉर्न कह रहे हैं कि मुझे, मेरे अंदर पहली अवेकनिंग, पहली जागृति जो आई, वो 56 में मॉर्निंग में आई। आई वॉज एलोन इन द रूम, मैं अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था। व्हेन आई वोक अप एंड सेट अप इन बेड, मैं उठा और अपने बिस्तर पे बैठ गया।
आई जस्ट वॉज माई सेल्फ, उस समय मैं केवल माई सेल्फ था, केवल अपना सेल्फ था। द बिगिनिंगलेस इम्यूटेबल सेल्फ, मुझे महसूस हुआ अनादि हूं, इमोर्टल हूं, सेल्फ हूं। आई हैड थॉट नथिंग इज चेंज्ड, मैंने सोचा था कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। देयर वॉज नो एक्साइटमेंट, नो जॉय, नो एक्सटेसी एंड इमेजरेबल कंटेंटमेंट। कहते हैं ना मुझे कोई आनंद था, ना मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट था। हाँ, बहुत ज्यादा तृप्ति का भाव था, बहुत ज्यादा संतुष्टि का भाव था। द नेचुरल स्टेट, द होलनेस ऑफ सिंपल बीइंग, तृप्ति का भाव आता है। कबीर भी कहते हैं आप महातृप्त हो जाते हैं, कोई उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, उसमें कोई बहुत अति आनंद की स्थिति नहीं होती। अति आनंद की स्थिति में क्या होगी, एक्साइटमेंट होता है जैसा प्लेजर में होता है, बट इसमें एक फुलफिलमेंट का, तृप्ति का भाव होता है, कंटेंटमेंट का भाव होता है। और आपको लगता है कि जैसे सिंपल बीइंग, होनापन मात्र की विराट विराट अस्तित्व के साथ आप जुड़ गए हो, ऐसा फीलिंग होता है। आपको अपने होनेपन की विराट सत्ता का बोध होता है। देयर वॉज द थॉट इट इज इम्पॉसिबल एवर टू बी बोर्ड, क्या उनको फिर थॉट आया कि मैं अकेले होकर के अब मैं बोर नहीं हो सकता। क्योंकि बोर कैसे होते हैं हम, मन के कारण होते हैं। द माइंड सीम्ड लाइक ए डार्क स्क्रीन, मुझे लगा कि मेरा मन एक अंधकार में स्क्रीन की तरह है। दैट हैड शट आउट आवर ट्रू कॉन्शियसनेस एंड वॉज नाउ रोल्ड अप एंड पुश्ड अवे। मुझे लगा कि मेरा मन जो है, जो मेरी कॉन्शियसनेस को ढके हुए था, डार्क किए हुए था, वो हट गया है। इट हैज नाउ गॉन, इट हैज गॉन अवे। इट इज द माइंड दैट क्रेव्स एक्टिविटी एंड फील्स बोर्ड। कहते हैं मन के कारण हम एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित होते हैं और फिर बोर भी होते हैं। When it does not get it, जो चाहता है मन, यदि वो नहीं होता तो हमें बोरियत होती है। द सेल्फ इज अनटच्ड बाई एक्टिविटी, सेल्फ जो है किसी एक्शन से प्रभावित नहीं है। एंड अवॉइड्स इन इट्स प्रेस्टाइन स्टेट ऑफ सिंपल हैप्पीनेस, जो सेल्फ है वो अपनी आनंद की स्थिति में रहता है, उसको आपके विचार और आपके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कितने टाइम चला मुझे ये भी याद नहीं है। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई रूम इन कलकत्ता आई सा द रूफ्स ऑफ हाउसेस विथ क्रोज व्हीलिंग बिटवीन देम। मैंने कल विंडो से देखा कलकत्ता की तमाम मकानों की छतों को, वहां पे क्रोज जो हैं वो घूम रहे थे। अगेन देयर वॉज ए पैराडॉक्स, और उनको क्या एक पैराडॉक्स दिखाई दिया, द फीलिंग दैट ऑल दिस वाज एट द सेम टाइम बोथ रियल एंड अनरियल। ये एक और फीलिंग होती है कि जो भी मैं देख रहा हूं ये रियल भी है और अनरियल भी। रियलाइज्ड स्टेज को ऐसा मालूम होता है। दिस इज पैराडॉक्स दैट हैज बीन मच कमेंटेड ऑन बिकॉज इट इज स्ट्रेस्ड इन ज़ेन टीचिंग्स। ज़ेन मास्टर जो है वो भी इस टीचिंग की बात करते हैं, real as well as unreal. It is what Tennyson was trying to express in the line. Tennyson जो हुए हैं राइटर, पोएट हुए हैं, उन्होंने भी एक लाइन में कहा है, The princes where he says and all things were and were not. सारी चीजें है भी और है नहीं भी। ऐसे पैराडॉक्स में आप होते हैं जब आप रियलाइज्ड होते हैं। आपको ये वर्ड दिखाई भी देता है, एक दृष्टि से ये है भी, सो दैट आप उसमें कार्य कर पाते हैं, और दूसरा ये भी जानते हैं ये नहीं है। सो रियलाइज सेज व्हेन he sees the multiple human beings, names and forms, he conducts himself as if they all are there, and at the same time he knows they are not there. So this is the paradox of spirituality, this is the paradox of realization.
और इसमें वो लिखते हैं कि उसी समय में उनकी पत्नी दूसरी जगह थी, उनको भी ग्लिम्स ऑफ रियलाइजेशन हुए, और उनकी बेटी थी, उनकी बेटी को भी जो है रियलाइजेशन हुआ। तो इन 50, दिस वाज द ईयर 56, आर्थर ऑसबॉर्न को जो रियलाइजेशन हुए उसकी उन्होंने काफी नरेशन किए हैं, काफी पुस्तकें लिखी। उनकी वाइफ भी को भी रियलाइजेशन हुआ। दीज आर दी ग्लिम्पसेज ऑफ रियलाइजेशन। देयर इज ए फुल फ्लेजेड रियलाइजेशन, कल हम पढ़ रहे थे, जो ग्लिम्पसेज ऑफ रियलाइजेशन में होता है कि आपका हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट ओपन करेगा, फिर शट डाउन हो जाएगा। और जो सहज, जो जीवन मुक्त होते हैं जैसे महर्षि की तरह, उनका एक बार ओपन होता है, इट इज नॉट शट डाउन। But even if when you get a glimpse of realization, you are a changed person. So Arthur Osborne has been a very great writer, a realized master, we can say. और उनकी बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, महर्षि रमन पे जो भी उन्होंने लिखा है। So we conclude our session on this today, that thought, thinking and doing, जिसको कि हम इतना ज्यादा महत्व देते हैं, ये केवल शैडो मात्र हैं। They exist and they do not exist. They are real as well as unreal. And what is the reality? Reality is the being, honapan matra, which is like a screen, and thinking and doing is like a shadow, like a picture on that screen. So long as we think that they are real, thoughts are real, and our actions are real, we are living in a illusory position. We are living in the domain of mind. और जब हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे, सो धीमे धीमे हमको इसका एहसास होएगा कि हमारे थॉट्स ये भी टेम्पररी हैं, ये परमानेंट नहीं है, और हमारे एक्शंस भी परमानेंट नहीं है। दे हैव ओनली रिलेटिव रियलिटी, एंड रियल रियलिटी इज बिहाइंड दैट, एंड दैट इज अवर नेचर, वही हमारा स्वरूप। सो वी कंक्लूड दिस सत्संग टुडे। हरि ओम।